हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अभी तक जो भी केमिकल इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनकी जो बैलेंसिंग सीखी है, वहाँ पर हमने कहीं भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसको मेंशन नहीं किया था। आपको केमिकल इक्वेशन को देख के अभी ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि जो रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है वो आपको सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। एंड सिमिलरली जो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब वो कंबाइंड होकर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की फिजिकल कंडीशन क्या है, वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये अभी तक आपको केमिकल इक्वेशन को देख के मालूम नहीं पड़ता। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, ताकि हमको जो केमिकल इक्वेशन है उसको देखकर कंप्लीट जानकारी मिल जाए किसी केमिकल रिएक्शन की। हमको ये भी पता लग जाए कि जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है और क्या क्या रिएक्शन कंडीशंस रिक्वायर्ड है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस कैटेगरी का है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या कोई गैस तो नहीं बन रही, कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोगों का आज ये लेक्चर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है और उस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको ये पता है या ये इंडिकेशन दिया गया है कि जो रिएक्टेंट है उसकी क्या कंडीशन है, आपका वो सॉलिड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका जो सिंपल सॉल्ट है वो सॉलिड कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर मेटल की कोई रिएक्शन है, तो मेटल आप जनरली जानते हैं सॉलिड कंडीशन में होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल दे रखी है, कॉपर दे रखा है, तो आप Cu लिखेंगे, कॉपर का सिंबल, और उसके आगे क्या लगा देंगे ब्रैकेट में स्मॉल एस। ये स्मॉल एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका पर्टिकुलर मेटल है वो सॉलिड कंडीशन में है। तो सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी सॉलिड रिएक्टेंट के आगे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, स्मॉल एस, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉलिड फिजिकल स्टेट को। सिमिलरली अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की लिक्विड है, तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल एल लिख देंगे, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड को इंडिकेट करेगा। अगर वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो स्मॉल जी लिख देंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभार आपको क्या होगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कोई सॉल्यूशन है जिसको पानी के अंदर प्रिपेयर किया गया है, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है। तो जब भी किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब ही होता है पानी, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है हमेशा, अगर किसी एक के आगे ये लिखा हुआ है कि वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, तो दैट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि हमने उस सब्सटेंस को सबसे पहले पानी के अंदर डिसॉल्व किया है और डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन तैयार किया है, उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसको वाटर के अंदर प्रिपेयर किया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के आगे जिसका एक्वस सॉल्यूशन आप लोगों ने बनाया है, ब्रैकेट में लिख देंगे AQ, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे AQ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्वस को। एक्वस का मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है हमने किसके अंदर प्रिपेयर किया है, वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद में कुछ एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो कि गैसियस है, और गैसेस का आपको नेचर पता है कि गैसेस जब भी बनेंगी तो वो क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट हो जाती हैं। तो इसलिए गैसेस के रिलीज होने को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो। ये अपवर्ड एरो अगर किसी भी सिंबल के आगे बना हुआ है, तो आप ये समझ जाइए एक तो पर्टिकुलर जो चीज़ बनी हुई है वो गैसियस कंडीशन में है, दूसरा वो क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है, यानी वो गैस तो है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो गैस जो है वो रिलीज हो रही है, वो एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, जो कि अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड भी हों और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व भी ना हो, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं मैक्सिमम आपके बॉटम पे क्योंकि सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो इनके आगे हम लोग PPT लिख देते हैं,
या फिर हम लोग क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग एरो बना देते हैं। तो ये डाउनवर्ड एरो इस बात का इंडिकेशन है कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में बन रहा है, आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहा है। याद रखिए, या तो डाउनवर्ड एरो बनेगा या फिर क्या होगा, उसके आगे पीपीटी लिखा होगा। पीपीटी का मतलब भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, पीपीटी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डेल्टा लगा हुआ मिल रहा है, तो ये डेल्टा किस बात का इंडिकेशन है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एरो के ऊपर डेल्टा लगा हुआ मिलता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो आपका पर्टिकुलर रिएक्टेंट है उसको पहले हीट किया गया है और हीट करने के बाद ही वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो आई होप आपको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आपको इन्हें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, यानी आपको जो उनकी स्टेट है उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताने हैं। आपको बताना है कि जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ये भी बताना है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करने के बाद आपको फाइनली अगर कोई वो इक्वेशन आपकी अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए जरा देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन है सबसे पहली चीज, तो किसका सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का एंड सोडियम सल्फेट का। तो सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, BaCl2। अब देखिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद कीजिए, सल्फेट आयन की मैंने आपको बताया था वैलेंसी होती है 2, सोडियम की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट क्या हो गया हमारे पास, Na2SO4। अब क्या लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है वो किसके अंदर प्रिपेयर किया गया है, वाटर के अंदर प्रिपेयर किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी का सॉल्यूशन पानी के अंदर प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के आगे स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, AQ, यानी BaCl2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, AQ लिख देंगे। सिमिलरली Na2SO4, इसके आगे भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिख देंगे हम, AQ, जो रिप्रेजेंट करेगा कि बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, और जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है उसका भी क्या लिया है हम लोगों ने, एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद अब आपको देखिए जरा क्या दिया गया है उसको जरा देखिए। जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, रिएक्ट्स टू गिव बेरियम सल्फेट, लेकिन बेरियम सल्फेट से जरा पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल। अभी मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेट का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल हो, जो डिसॉल्व ना हो। इसका मतलब बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल लिखा हुआ है, इसका मतलब बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इनसॉल्युबल तो आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, या तो PPT लिख सकते हैं या फिर आप इसमें डाउनवर्ड एरो बना सकते हैं, जो इंडिकेशन होगा किसका, कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड फिर लिखा हुआ हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर केवल सोडियम क्लोराइड लिखा होता तो हम लोग उसके आगे सॉलिड लगाते, क्योंकि अपने को पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो सिंपल सॉल्ट होता है, वो सॉलिड कंडीशन में है। लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं लिखा है, इसके पहले क्या लिखा हुआ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी किस में, यहाँ पर वो पहले इंडिकेट कर चुका है, वाटर, यानी इसका मतलब जो आपका NaCl है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में बन रहा है। किस में सॉल्यूशन है, पानी के अंदर। तो NaCl के आगे क्या लिख देंगे हम लोग, एक्वस लिख देंगे, स्मॉल a लिखेंगे और क्या लिख देंगे, Q। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। अब उसने ये बोला था कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, तो आइए बैलेंस करते हैं इस केमिकल इक्वेशन को। याद कीजिए इससे पहले वाले सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला काम आपको किसको बैलेंस करना होता है, मेटल के एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास बेरियम मेटल है, दूसरी कौन सी हमारे पास, सोडियम मेटल। चलिए देखते हैं क्या ये बैलेंस है, और अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले इन्हीं को बैलेंस करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि बेरियम के जो एटम हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, यानी बेरियम एज ए मेटल एटम आपका बैलेंस्ड कंडीशन में है।
तो इसमें हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब जरा देख लेते हैं सोडियम को। तो सोडियम का मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है, Na2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम के 2 एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पर जरा चेक करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है सोडियम का केवल 1 ही एटम है, एक ही एटम है। इसका मतलब ये है सोडियम के एटम को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ NaCl से पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बाद अपने को बैलेंस करना होता है नॉन मेटल्स को। तो यहाँ कौन कौन सी नॉन मेटल्स हैं आपके पास, एक तो क्लोरीन है हमारे पास, दूसरी सल्फर है। तो ज़रा चेक करते हैं सबसे पहले क्लोरीन के एटम्स को। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2। देखिए 2 एटम्स है हमारे पास क्लोरीन के। और राइट हैंड साइड में भी देखें आप, NaCl को क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्लोरीन में क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्लोरीन के यहाँ पर भी एटम्स कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2। यानी क्लोरीन एज ए नॉन मेटल आपकी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बैलेंस्ड कंडीशन में है, कोई डिस्टर्बेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सल्फर। तो सल्फर का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम, राइट हैंड साइड में भी 1 एटम, यानी सल्फर भी एज ए नॉन मेटल आपकी क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है और फाइनली हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, ऑक्सीजन है। तो जरा ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में 4, और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में भी है हमारे पास 4। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के भी जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली इक्वल हैं, यानी यहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यानी अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl, आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देख लीजिए, बेरिलियम का 1 एटम, यहाँ भी बेरिलियम का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, सोडियम के 2 एटम्स, सोडियम के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम, यहाँ भी सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो देखा, इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल एलिमेंट के ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। यानी ये जो इक्वेशन आपके पास सामने आ रही है, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और साथ साथ में हमने क्या भी लिखा है, इनका रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है, जिससे आपको ये भी मालूम चल रहा है कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट एक्वस कंडीशन में है, यानी इनको पानी में डिसॉल्व किया गया है। और पानी में डिसॉल्व करने के बाद बैरियम सल्फेट का मेरे पास एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और जो NaCl मिल रहा है वो भी क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड कंडीशन में है, यानी NaCl भी क्या है आपका एक्वस कंडीशन में आपको मिल रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से देखिए, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए फिर से लिखा हुआ है इन वाटर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अगेन क्या होता है हमारे पास, Na, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। सोडियम की भी वैलेंसी 1, OH की भी 1, यानी सीधे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, NaOH। वाटर के अंदर क्योंकि सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, NaOH एक्वस लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, सबको पता है, HCl। अब देखिए ज़रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन इसके साथ में इसने एक और चीज़ इंडिकेट की है कि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है। और किसमें सॉल्यूशन बनाया गया, वाटर के अंदर बनाया गया है। अगर केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होता तो आपको पता है लैब के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो लिक्विड कंडीशन में होता है, आप यहाँ ब्रैकेट लगाते, ब्रैकेट में स्मॉल l लिख देते। लेकिन यहाँ पर इसने लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वो भी उसने लिख दिया ब्रैकेट में क्या है, इन वाटर। तो अगेन आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो HCl का सॉल्यूशन है ये पानी के अंदर मिक्स करके बनाया गया है, तो क्या होगा हमारे पास, HCl एक्वस होगा। लगाते हैं एरो, और एरो लगाने के बाद में क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, और उसके आगे फिर से देखें क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, आपको वो पहले ही मेंशन कर चुका है पानी। तो जब आपकी रिएक्टेंट कंडीशन के अंदर ऑलरेडी सॉल्वेंट पानी है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी जो चीज़ डिसॉल्व होगी वो पानी के अंदर ही डिसॉल्व होगी। तो सॉल्यूशन क्योंकि दे रहा है सोडियम क्लोराइड का, इसका मतलब NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं है, पानी के अंदर डिसॉल्व कंडीशन में है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, NaCl लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्वस अगेन। और क्या मिल रहा है अपने को, वाटर मिल रहा है। तो अब वाटर तो आपको पता ही है
किस कंडीशन में होता है, लिक्विड कंडीशन में, तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स NaCl एक्वस एंड H2O लिक्विड। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है इस केमिकल इक्वेशन का। और अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करते हैं। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ट्राई करना है मेटल एटम्स। कौन से मेटल दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ सोडियम दिखाई दे रहा है। तो सोडियम का एक ही एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी ओनली वन एटम है, यानी मेटल आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कोई नॉन मेटल है। हाँ जी, नॉन मेटल है। क्लोरीन नजर आ रहा है अपने को। तो क्लोरीन के एटम देखिए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वन है हमारे पास, राइट हैंड साइड में भी वन है, यानी आपकी जो नॉन मेटल है अगेन बैलेंस्ड कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इनको भी अभी हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जरा चेक कीजिए। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर आपको नजर, यहाँ तो कोई ऑक्सीजन का एटम है ही नहीं, केवल एक ही ऑक्सीजन का एटम है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में केवल एक ही ऑक्सीजन का एटम है, यानी ऑक्सीजन के एटम भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल दिख रहे हैं, यानी ऑक्सीजन भी आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड कंडीशन में आपको नजर आ रही है। एंड फाइनली मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन। तो जरा हाइड्रोजन चेक कीजिए, क्या हाइड्रोजन के एटम्स भी इक्वल हैं? तो दिख रहा है अपने को NaOH के अंदर एक हाइड्रोजन है, HCl में भी एक हाइड्रोजन है, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास 2 हैं। और यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हमारे पास 2 एटम्स है। यानी आपने देखा ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको जैसे ही आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के बाद आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा और वो बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो कहा गया था कि बैलेंस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस केमिकल इक्वेशन के आगे सीधे सीधे आप लिख देंगे आंसर के रूप में ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या लिखना है आपको? ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो आपको इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आप सिंपली क्या लिख देंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। NCERT जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे अक्सर अपने आप को प्रॉब्लमेटिक महसूस करते हैं, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। NCERT के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और NCERT की एक्सरसाइज क्वेश्चंस अलॉन्ग विद NCERT एग्जाम्पलर, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। क्लास 10th केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आप इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। अपने जो भी डाउट्स हैं, अपनी जो भी क्वेरीज हैं, उनको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी नए मेंबर्स हैं जो कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच।